Welcome to today's amazing session on matrices and determinant. Dear student, in this lecture we will study some MCQs which are most repeatedly asked in the examination. So be ready, तैयार रहिए. Matrices और determinant पे हम कुछ important concept देखेंगे and past year questions के MCQ हम practice करेंगे by which you can cover this chapter very easily. So let's begin. अपने सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज इफ द एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स P इज दिस थिंग. ठीक है, एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स P इज दिस थिंग मतलब जो मैट्रिक्स P है उसका एडजॉइंट मतलब एडजॉइंट ऑफ P ये है. देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ P आर. सी, this type of question have a property and the property is adjoint of P is equal to determinant of P raised to n minus 1. See ये determinant है, clear? ये क्या है? Determinant है. So any matrix, let's say matrix A की बात कर रहे हैं तो adjoint of A, ठीक है, adjoint of A का determinant is equal to determinant of A raised to n minus 1. And what is n? n क्या होता है? Order of the matrix. इसमें कितनी रोज है? 3 रोज है. इसमें कितने कॉलम है? 3 कॉलम है. तो n कितना आ गया? 3. n की वैल्यू 3 पुट की, ठीक है, तो 3 माइनस 1 2. सो p की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी ना वो क्या है? स्क्वायर ऑफ p की डिटर्मिनेंट वैल्यू का स्क्वायर इज एडजॉइंट p का डिटर्मिनेंट. तो मुझे बताओ 144 217 113. नाउ इसका डिटर्मिनेंट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है. तो डिटर्मिनेंट लेते हैं तो लीडिंग वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 1 जा 3 7 1 जा 7. नेक्स्ट 4 हो जाएगा नेगेटिव. डिटर्मिनेंट वैल्यू लेते हैं, डिलीट द रो डिलीट द कॉलम, 3 2 जा 6 1 7 जा 7 प्लस, ठीक है, प्लस 4 बाहर आ जाएगा. लीडिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 1 जा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ पी का स्क्वायर, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ पी का स्क्वायर. ये हो जाएगा -4 -1 टाइम -4 इज +4. 4 minus 1 is 1 4 plus 4 minus 4 कैंसल आउट हो गया. डिटर्मिनेंट ऑफ p का स्क्वायर इज 4, सो दैट्स व्हाई डिटर्मिनेंट ऑफ p क्या होगा? आइदर +2 और -2. ठीक है, बेसिकली डिटर्मिनेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, तो दोनों ही वैल्यू करेक्ट है. तो यहाँ पे हमारे आंसर 2 आ जाएंगे, ए एंड डी. नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है p इक्वल टू 1 अल्फा 3 समथिंग समथिंग is the adjoint of a 3x3 matrix A. अच्छा, तो उनका कहना है कि A का जो adjoint है, adjoint of A है, that is P. ओके, ठीक है, and determinant of A is equal to 4. इसको mod कभी कभी गलती से हम पढ़ लेते हैं, but वो determinant है. So basically, do you know the property of adjoint and determinant? Yes, the property is adjoint of any matrix is equal to matrix का determinant raised to n minus 1. यहाँ पे matrix का order कितना है? 3 rows and 3 column. 3 rows and 3 column. That means n is equal to 3. तो n3 रखा, कुछ इस तरीके से आया. आप ही बताइए adjoint है क्या है? वो तो p है. तो चलिए p का determinant लेते हैं. That is 1 alpha 3. कितना है यहाँ पे? इस तरफ लिख लेते हैं 1 alpha 3 133 133 244 244, ठीक है. और यहाँ पे मॉड ऑफ ए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है. नाउ यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट वैल्यू लेते हैं तो 1 बाहर आ जाएगा, ठीक है. 4 3 जा 12 4 3 जा 12. यहाँ पे अल्फा बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 1 जा 4 3 2 जा 6, ठीक है. यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4 1 जा 4 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 16. 12 माइनस 12 0, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा. 4 माइनस 2 इज 4 माइनस 6 इज -2, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 4 माइनस 6 इज -2 टाइम 3 -2 टाइम 3 इज -6 इज इक्वल टू 16. -6 उस साइड जाएगा तो +6 हो जाएगा. सो 2 अल्फा इज इक्वल टू 22, अल्फा इज इक्वल टू 11. क्या फाइंड करना था? अल्फा की वैल्यू मिल गई 11. तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को देख के आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया होगा. व्हाई?
बिकॉज ये IIT JEE का क्वेश्चन है, पास्ट ईयर क्वेश्चन है। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए तो डेफिनेटली बोनस है, क्योंकि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट जो भी लेसन है ना, ये मॉडरेट लेसन है, इसमें से कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। ऑल यू नीड टू नो इज कॉन्सेप्ट, और उन कॉन्सेप्ट को हम इन वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने स्क्रीन पे है, इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड ए इंटू, बीच में कुछ नहीं है तो इंटू adjoint A is equal to A into A transpose then phi A plus B equal to this, क्या आएगा? JEE Mains 2016 का क्वेश्चन है। जस्ट थिंक अबाउट इट। आप सोचोगे सर A यहाँ कट कर दिया, A यहाँ कट कर दिया, है ना? ऐसा नहीं होता है। पूछो क्यों? क्योंकि 5 into 4 करो या 4 into 5 करो, वो एक ही बात होती है ना। पर मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता। AB is not equal to BA. मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ये आप ख्याल में रख लो। क्या बोला मैंने? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब AB इज नॉट इक्वल टू BA। तो दैट मीन्स आप कट तो नहीं कर सकते। नॉलेज की बात सबसे बड़ी यही थी, अगर आप कट कर दोगे तो 50% बच्चे नॉकआउट हो जाते हैं कि चलो कट कर देते हैं। नहीं, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, ये कोई नंबर नहीं है। अब नॉलेज की बात करते हैं। एक शॉर्टकट बताते हैं कि अगर A इज ABCK, मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है A दैट इज इक्वल टू ABCK, तो उसका एडजॉइंट क्या आ जाएगा? डायगोनल एलिमेंट्स आपस में प्लेस चेंज कर लेंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपस में साइन चेंज कर लेंगे, तो शॉर्टकट से आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि 2x2 का मैट्रिक्स कभी भी एग्जाम में आए तो इसी शॉर्टकट से आप करिएगा, टाइम सेव होता है। नाउ इस क्वेश्चन में क्या चाहिए? उन्होंने बोला है कि phi a प्लस बी की वैल्यू ढूंढो, ठीक है, और उन्होंने दे रखा है कि मैट्रिक्स A क्या है? phi a माइनस बी 3 2, और उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी है कि A इंटू एडजॉइंट A इंटू adjoint of A is equal to A into A transpose, ठीक है। अब A की वैल्यू क्या है? phi A माइनस बी 3 2, इधर लिख देते हैं phi A माइनस बी, phi A माइनस बी 3 2, क्लियर है। एडजॉइंट A कैसे मिलेगा? अभी तो मैंने आपको बताया, डायगोनल एलिमेंट्स की प्लेस चेंज और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की साइन चेंज, ठीक है। तो आपने देखा कितना फटाफट आंसर आ रहा है। A की वैल्यू क्या है? 5A माइनस बी 3 2। A ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में क्या होता है? रो को कॉलम बना देते हैं, तो रो क्या है? 5A माइनस बी, वो बन जाएंगे कॉलम। रो 2 क्या है? 3 2, वो बन जाएगा कॉलम 2, ठीक है। या तो रो को कॉलम बनाओ या तो कॉलम को रो बताओ, A ट्रांसपोज वही आता है। अब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है? कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, दिस वे। सो 5A माइनस बी इज गोइंग टू मल्टीप्लाइड विद 2 माइनस 3, सो 5A इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10A, ठीक है। अब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, ये वाला इसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा ना, तो तब तक जब तक 2 एलिमेंट्स हैं तो प्लस आएगा, 3 एलिमेंट रहे तो भी प्लस आएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट रो का कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ, तो ये हो जाएगा 3B, ठीक है। अब ये हो गया एक प्रोसीजर। अब फिर से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, सो 5AB माइनस 5AB, क्लियर। आगे देखते हैं। 3 2 टाइम्स 6, 3 2 टाइम्स 6, 3 इंटू B 3B, 2 इंटू A 10A। इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना आंसर? 5A इंटू 5A 25A स्क्वायर, एंड माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। आगे देखते हैं। 5A इंटू 3 15A माइनस बी इंटू 2 माइनस 2B। नेक्स्ट क्या नोटिस हो रहा है? 3 इंटू 5A 15A, 2 इंटू बी माइनस 2B, 3 3 9, 2 2 4। तो इस तरीके से हमने देखा एलिमेंट्स हमको मिल चुके हैं। नाउ मैट्रिसेस में वी विल अप्लाई द इक्वालिटी, लाइक फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है।
सेकेंड एलिमेंट वुड बी इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इस तरीके से इक्वालिटी अप्लाई करेंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से तो कुछ डिराइव हो ही नहीं रहा है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में क्या नोटिस हो रहा है कि 5ab माइनस 5ab दैट इज 0 ना। 0 इक्वल टू व्हाट? 0 इज इक्वल टू 15a माइनस 2b। तो यहाँ पे आ जाएगा 15a माइनस 2b। तो यहाँ पे हम अल्टीमेटली ये रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं कि 2b इज इक्वल टू 15a एंड b इज इक्वल टू 15 अपॉन 2a। नेक्स्ट इक्वेशन ना देखिए यहाँ पे बन रहा है लीनियर, ठीक है, क्योंकि 5a माइनस 2b यहाँ पे भी 0 आ रहा है। 3b प्लस 10a इज इक्वल टू 13। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3b प्लस 10a इज इक्वल टू 13। b को हम क्या लिख सकते हैं? b को हम लिख सकते हैं 15 अपॉन 2a प्लस 10a इज इक्वल टू 13। सबको 2 से इंटू करो। यहाँ पे 15 3 जा 45 हो जाएगा। सबको 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 20a और यहाँ पे हो जाएगा 26। देखिए सबको 2 से इंटू किया, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 20, यहाँ पे 2 कट। ये हो जाएगा आई गेस 65a इज इक्वल टू 26। दोनों साइड 13 से डिवाइड कर दो आप, तो कैसा हो जाएगा कुछ 13 2 टाइम्स 13 5 टाइम्स। a की वैल्यू 2/5 आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे रख देता हूं a की वैल्यू 2/5। ढिश के आऊं ढिश के आऊं ढिश के आऊं ढिश के आऊं, तो हमारा जो b है b क्या आ गया 3। वैसे क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था? फाइंड करना था 5a प्लस b ना। तो 5a प्लस b इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ a प्लस b। b कितना है 3। डिश के आओ आंसर इज 5। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। इट वॉज क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई मेंस 2016। ये सॉल्व करके क्वेश्चन आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बूस्ट हो गया होगा। सोचो कैसे, क्योंकि हमने 2 नई चीजें सीखी। पहले तो मैट्रिसेस में कट नहीं कर सकते, दूसरा तो एडजॉइंट का शॉर्टकट, तीसरा मल्टीप्लाई करना, ठीक है, चौथा इक्वेट करना। तो बहुत सारे कंसेप्ट हमने सीखे। पांचवा हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया। और आप देख सकते हो कि क्वेश्चन मैट्रिसेस में कभी भी टफ नहीं आता है। ऑल यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस। जितना ज्यादा हो सके आप पास्ट ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें। एक और क्वेश्चन है अपने सामने, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। p इक्वल टू √3/2 1/2 माइनस 1/2 √3/2। इसके लिए 2 मेथड्स है, ठीक है। 1 इज रूटीन मेथड, ठीक है, एंड 1 इज हिट एंड ट्रायल, ठीक है, ठीक है। 1 इज रूटीन मेथड, जो मैं बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि रूटीन मेथड आपको किसी स्टडी मटेरियल में भी मिल जाएगी। हिट एंड ट्रायल आपको बता देता हूं कि हाउ आई कैन अप्लाई हिट एंड ट्रायल एंड आई कैन गेट द आंसर। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या दे रखा है कि Q इज इक्वल टू P ट्रांसपोज, ठीक है, और आपको पूछा है P ट्रांसपोज इतना। ओके, हमको फाइंड क्या करना है? P इतना दे रखा है, A इतना दे रखा है, Q इज इक्वल टू P ट्रांसपोज। देन फाइंड क्या करना है? P ट्रांसपोज Q की पावर 2015, ठीक है, P। और ये जेईई मेन 2016 में आया हुआ है ऑनलाइन मोड में। तो बेसिकली क्वेश्चन टफ नहीं है, विद इन अ मिनट सॉल्व हो सकता है, बट लेट्स ट्राई, ठीक है। हम हिट एंड ट्रायल लगा के देखते हैं। P ट्रांसपोज Q रेज टू 2015 एंड देन P इतना आ गया। अब आगे देखते हैं, उन्होंने क्या दे रखा है? एक P दे रखा है, ओके, और कुछ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं क्या? जस्ट थिंक अबाउट इट। सब्स्टिट्यूशन कुछ कर सकते हैं। यस, हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि Q की जगह पे PA T ट्रांसपोज लिख सकता हूं। Q की जगह पे मैं P ट्रांसपोज लिख सकता हूं, उसकी पावर 2015 और बाहर P। ओके, अब हमको करना ऐसा है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो मुझे बताइए, ये डेफिनेटली एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है, जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर ये मैट्रिक्स की वैल्यू इन चारों में से किसी एक के बराबर है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा इनमें से किसी एक के डिटर्मिनेंट के डेफिनेटली बराबर होगा। तो जस्ट हिट एंड ट्रायल से मैं ऑब्जर्व करता हूं कि डिटर्मिनेंट P ट्रांसपोज Q
2015 p का क्या आएगा? तो पहले हमारे सामने p क्या है? p है √3/2, p इज इक्वल टू √3/2 और 1/2 √3/2 यहां पे फिर से -1/2। ठीक है, इसका ट्रांसपोज पहले निकाल के देखते हैं। p ट्रांसपोज क्या आएगा? फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम। दोनों का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो p का जो डिटर्मिनेंट होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस माइनस मतलब प्लस, 1/4 मतलब 1 आ रहा है। p ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1/4, ये हो गया 1। तो बेसिकली इसका डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, इसका डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, इसका डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, इसका भी डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है। तो आंसर किस पे डिपेंडेंट है? आंसर डिपेंडेंट है p पे, बराबर। अब p का आंसर इन सब में p ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम आ रहा है, तो आंसर किस पे डिपेंडेंट है? a पे। तो बताइए a क्या है? a इज 1 1 0 1। तो बताओ a का डिटर्मिनेंट क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, फाइनल आंसर आ गया 1। सो इस सारे क्वेश्चन में इसका कोई रोल नहीं, इसका कोई रोल नहीं, इसका कोई रोल नहीं, इसका कोई रोल नहीं। क्यों? क्योंकि इन सबके डिटर्मिनेंट 1 आ रहे हैं, तो a पे आंसर डिपेंडेंट है। तो मुझे a का डिटर्मिनेंट चाहिए, a का डिटर्मिनेंट आया है 1। अब ऑप्शंस में देखिए 1 डिटर्मिनेंट किसका आ रहा है? इसका आ रहा है कि डिटर्मिनेंट नहीं, इसका आ रहा है कि डिटर्मिनेंट नहीं, इसका आ रहा है कि डिटर्मिनेंट नहीं। इसका डिटर्मिनेंट देखो 1 1 जा 1, 0 × 2015 0 हो जाएगा 1। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 1 आ रहा है। माय आंसर इज 4। ठीक है, रेगुलर मेथड में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। इफ यू थिंक कि हाँ सर रूटीन मेथड भी एक बार बता दीजिए, तो डेफिनेटली मैं बता दूंगा। अब मेरा सोचना ऐसा था कि इस टाइप के क्वेश्चन ना मैंने मेथड को बाईपास करके सॉल्व किए, तो मैंने आपको बताया कि बाय ऑप्शन भी आप मैट्रिसेस को सॉल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप पूरी मेथड ही यूज करो, बट स्टिल इट डिपेंड अपॉन योर माइंडसेट। आपका माइंडसेट कैसा है? 2017 सेट ए का क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है। कुछ भी खास नहीं है क्वेश्चन में। ऑल यू नीड टू डू इज, पहले तो उन्होंने बोला है कि ए एक मैट्रिक्स है, आपको ए स्क्वायर फाइंड करना है। ए स्क्वायर क्या होता है? दैट इज ए इंटू ए, और ए की वैल्यू क्या है? 2 - 3 - 4 1। तो फिर से 2 - 3 - 4 1 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 × 2 4 -3 × 4 12, 2 × -3 -6, -3 × 1 is -3। क्लियर है ना? 2 2 जा 4, -3 × -4 4 3 जा 12, 2 3 times 6 -3 × 1 -3। आगे देखते हैं। 4 2 times 8, 1 4 times is -4 × 3 4 3 जा 12, 1 1 जा 1। तो अल्टीमेटली मेरा जो आंसर है वो जाएगा 16 - 9 13 - 12। ठीक है, ए स्क्वायर मिल चुका है। उन्होंने बोला है 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर फाइंड आउट करो। तो 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? सारे वैल्यूज किससे इंटू हो जाएंगे? 3 से। देखिए जब कभी भी आप डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हो, लाइक इफ यू आर मल्टीप्लाइंग 3 विद डिटर्मिनेंट, तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में इंटू होता है। बट जब आप मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई करते हो तो ब्रैकेट है, मतलब सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 13 3 जा 39, ये हो जाएगा 36। तो हमें 3a स्क्वायर मिल गया। उन्होंने बोला प्लस 12a। वेयर इज 12a? और 12a क्या होगा? a को 12 से इंटू कर देना है। a को 12 से इंटू करना है तो क्या हो जाएगा? 12 2 जा 24, और 12 3 जा 36। ठीक है, 48 एंड 12 1 जा 12। ठीक है, अब इनका सम करना है। ठीक है, अब बाय ऑप्शन भी आप जा सकते हो। ठीक है, पहली बात तो इनका सम करना है ना, पहला एलिमेंट पहले के साथ प्लस होगा। 48 + 24 कितना होता है? 72। मतलब ये दोनों ऑप्शन गए, इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब इन दोनों में डिफरेंट वैल्यू कौन सी है? यहाँ वाली है ना, ये वैल्यू चेक करो। ठीक है, ये हो जाएगा 12 3 जा, ये हो जाएगा 12 4 जा, मतलब 12 7 जा कितना हो जाएगा? 84।
तो आंसर इज दिस। आपने देखा मैंने सारी वैल्यू को प्लस नहीं किया, इन दोनों को मैंने प्लस ही नहीं किया। सो दिस इज द टर्मिनोलॉजी, यही टेक्निक्स आपको यूज करनी है। जितनी एनर्जी आप बचा सकते हो बचाओ, जरूरी नहीं कि पूरा प्लस करोगे तो ही आंसर आएगा। और आपने देखते देखते 2017 का क्वेश्चन ढेर कर दिया और 4 मार्क आपकी जेब में आ गए। तो जितना हो सके इजी इजी क्वेश्चन ना पहले सॉल्व कर लिया करो। इट्स लाइक 10 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं आउट ऑफ 30, ठीक है, फॉर जेई विच यू कैन क्रैक इजीली। तो मैथ्स में आप ये 10 क्वेश्चन पहले कर लो ताकि आप जो स्कोरिंग और सबसे इजी क्वेश्चन है वो पहले हो जाएंगे, तो जिन पे ज्यादा टाइम लग रहा है यू कैन इन्वेस्ट टाइम ऑन इट। पर इस तरीके का इजी क्वेश्चन आप छोड़ दो और टफ क्वेश्चन पहले करो तो आप अपना नुकसान करोगे, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसे 10 क्वेश्चन ही छूट गए इजी वाले तो डेफिनेटली आपका स्कोर अफेक्ट हो जाएगा। तो बस हैव अ नोट ऑफ इट, ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। स्टार्ट करते हैं कुछ और कंसेप्ट्स को। n क्रॉस n होमोजेनियस इक्वेशन system of linear equation has a unique solution, the trivial solution, if it and only if its determinant is non-zero। देखिए एक होमोजेनियस इक्वेशन है, लाइक यहाँ पे 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन है, ठीक है, 3 क्रॉस 3, 3 वेरिएबल्स तीनों इक्वेशन में। अगर इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाए, लेट्स से मैंने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, आपके सामने मैंने कैलकुलेट किया है, ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से 7 कॉमन ले लिया, यहाँ से 7 कॉमन। इफ द डिटर्मिनेंट इज 0 देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देन टेक द रेशियो इन दिस केस लाइक एक्स वाई जेड। और यहाँ पे इक्वेशन एबीसी में। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वेन एवर you see the equation like this and you have to take the determinant value। आपको ना determinant value लेनी होती है और आपको देखना होता है कि ये नॉन जीरो है क्या। अगर ये नॉन जीरो होगा तो ही इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, अदरवाइज इसके कैसे होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और अगर जीरो आता है तो आपको उनका रेशियो लेके सॉल्व करना होता है। तो ये कंसेप्ट अपन ने देखा, ठीक है। इस कंसेप्ट पे पास्ट ईयर में 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट आई विल डिस्कस वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन अपने सामने कुछ इस तरीके से है, जेई 2011 का क्वेश्चन है। लेट ए बी एंड सी बी 3 रियल नंबर सेटिस्फाइंग दिस। अब इनका ना मल्टीप्लाई करना है। तो एक वीडियो मैंने सेपरेटली अपलोड किया है, वीडियो ऑन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। You should go and watch this video अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है। एनीवेज इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इंटू 1 a, b इंटू 8 8b, ठीक है, c इंटू 7 7c, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रखा है कि ऐसा कुछ है तो इसके बेस पे सॉल्व करना है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई किया, ए बी सी इंटू 187, ए बी सी इंटू 923, तो कितना हो जाएगा 9a प्लस 2b प्लस 3c, ठीक है। तो कैसे हमने किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी इंटू 187, ए बी सी इंटू 923 एंड ए बी सी इंटू 777, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं और नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी और यहाँ पे क्या क्या है 197827 197827 197827 737। एक मिनट में क्वेश्चन चेकआउट करता हूँ। 197827 197827 737। तो इनका मल्टीप्लाई कुछ ऐसे आएगा, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो a प्लस 8b प्लस 7c और यहाँ पे अगला एलिमेंट आएगा ए बी सी इंटू 923, तो 9a प्लस 2b प्लस 3c, तो अगला एलिमेंट आएगा 7a प्लस 7b प्लस 7c विच इज इक्वल टू वॉट, उनका कहना है इट इज इक्वल टू 0 0 0। तो ये 0 0 0 के बराबर है, दैट मीन्स व्हाट, ये वैल्यू 0 के बराबर है, ये वैल्यू 0 के बराबर है और ये वाली वैल्यू 0 के बराबर है। आई गेस इसका डिटर्मिनेंट मैंने आपको निकलवा के दिया है, a प्लस 8b प्लस 7
इसके सॉल्विंग मैंने यहाँ पे करके रखी है ना, 187923777, 187923777, तो दैट मीन्स जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जीरो आएगी. इफ द डिटर्मिनेंट वैल्यू इज जीरो, व्हाट यू कैन कंक्लूड दैट इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. दैट मीन्स इफ इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो इनका रेशियो निकालना पड़ेगा. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबको 7 से डिवाइड कर देंगे, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7. और कुछ नोटिस हो रहा है क्या आपको, आई गेस ये है a प्लस 8b प्लस 7c, ये है 8 प्लस 8b प्लस 7c इज इक्वल टू 0. और नेक्स्ट इक्वेशन में कुछ तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो 9a 2b 3c कितना हो जाएगा, 9a 2b 3c इक्वल टू 0. अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसा करते हैं इसको 7 से इंटू कर देते हैं, तो हो जाएगा इक्वल टू 0 है. 7 से इंटू रहने देते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 7a प्लस 7b प्लस 7c इक्वल टू 0. यहाँ पे है a प्लस 8b प्लस 7c इक्वल टू 0. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबकी साइन बदल जाएगी, ये जाएगा 6a, ये जाएगा माइनस 8b, ये हो जाएगा 0. सो आई कैन कंक्लूड दैट 6a इज इक्वल टू 8b. Similarly, I can conclude that b is equal to 6a by 8, that is 3 by 4a. ठीक है, ये कंक्लूजन हमने यहाँ से निकाल लिया. और का कंक्लूजन मिल सकता है हमें, हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे इसी इक्वेशन को फिर से ले लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे b को a के टर्म्स में एक्सप्रेस किया ना, अब c को a के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबको ना 2 से इंटू कर देते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में, तो हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, और इस तरफ से 0 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 9a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0. तो सबको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 7a, ये हो गया 0, माइनस c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू माइनस 7a. तो रेशियो मिल गया अपने को a इज टू b इज टू c. c की वैल्यू कितनी है, माइनस 7a. b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है, आई गेस यहाँ पे 8 नहीं आएगा ना, 7b माइनस 8b माइनस b आएगा ना. आई एम सॉरी अबाउट दैट. ओके, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये इतना ही आ जाएगा. ओके, होता है कभी कभी जल्दबाजी में. ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ पे आ गई 6 है. गलती करना इम्पोर्टेंट नहीं है, गलती को रिकॉग्नाइज करना इम्पोर्टेंट है. तो a की वैल्यू तो a ही है, तो a इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू 6 है, c इज इक्वल टू 7 है. सब में से a कैंसिल आउट किया तो क्या आ गया, रेशियो 1:6:-7. ठीक है ना, रेशियो कन्वर्ट हो गया. सो फाइनली हमारा a इज टू b इज टू c का जो रेशियो है वो 1:6:-7 का है. अब क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन में क्या कहा है, उन क्वेश्चन में कहा है कि दिस समथिंग इज हैपनिंग, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉइंट, देन द पॉइंट ABC विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस E. मतलब जो हमारी ABC की वैल्यू है ना, वो यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज लाइंग ऑन द प्लेन. जरा आप मुझे बताओ, अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है तो ABC इसको सेटिस्फाई करेगा ना, करेगा. तो उन्होंने बोला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग. सी, ये वाला पॉइंट इस पे लाई करता है, दैट मीन्स इक्वेशन क्या बनेगा, 2a प्लस b प्लस c इक्वल टू 1. ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, 2a प्लस b प्लस c इक्वल टू प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1. ऐसा इक्वेशन आ रहा है. अब हमारे पास ओरिजिनली क्या था, b को मैं लिख सकता था 6a, तो यहाँ पे मैं b को क्या लिख सकता हूँ, 6a. c को मैं क्या लिख सकता हूँ, c को मैं लिख सकता हूँ -7a इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे 8a माइनस 7a. ठीक है, तो a की वैल्यू 1 आ गई. a अगर 1 है तो b कितना होगा, b होगा 6, तो c कितना होगा, -7. तो इस तरीके से मेरे पास वैल्यूज आ चुकी हैं. उन्होंने फाइंड करने के लिए क्या बोला है, उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला है 7a प्लस b प्लस c. तो चलो फाइंड करते हैं 7a प्लस b प्लस c. नाउ b की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू -7 है. 7 टाइम्स ऑफ a मीन 7 1 7. ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, फाइनल आंसर आ गया 6. तो कितना इजी क्वेश्चन था.
आंसर आ गया 6। आपने क्या सीखा है इसमें? हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा कि एक होमोजेनियस इक्वेशन है, अगर उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ रही है तो आपको क्या लेना है? आपको उनका रेशियो लेना है। रेशियो निकालने का तरीका मैंने बताया, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करो, बी को ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करो और सी को भी ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करो। एक्सप्रेस करने के बाद रेशियो आ जाएगा। रेशियो आने के बाद हमने क्वेश्चन देखा कि ये इक्वेशन था, सबको ए के टर्म्स में एक्सप्रेस किया तो ए की वैल्यू 1 आ गई। सिमिलरली बी और सी भी मिल गया, तो ए अगर 1 है तो बी और सी इतना होगा। हमारा आंसर आ गया 6। ओमेगा बी द सॉल्यूशन ऑफ x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 विथ इमेजिनरी ओमेगा ग्रेटर देन 0 इफ a इक्वल टू 2। ओ माय गॉड, a इक्वल टू 2। सी क्वेश्चन नंबर 61 ना इसी का कंटिन्यूएशन है, क्योंकि 62 इस इक्वेशन पे बेस्ड है। अब मुझे एक बात बताओ, एबीसी का रेशियो हमें दे रखा था 1:6:7, तो जरा सोचिए एबीसी का रेशियो है 1:6:7, तो उनका कहना है A2 है। अगर A2 है दैट मींस B कितना होगा? 12, C कितना होगा? -14। ओके, उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। नाउ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू क्या है? 12 है, C की वैल्यू -14 है। इसी के दम पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी का कंटिन्यूएशन है। एंड नाउ द क्वेश्चन बिकम इजियर। सी ये क्वेश्चन आप ओमेगा क्यूब 1 होता है, दैट मींस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर भी 1 ही होगा। दैट मींस ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर है ना, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा। ठीक है, अगर ओमेगा क्यूब 1 होता है तो मुझे बताओ ओमेगा का क्यूब दोनों साइड 4th पावर लिया, ओमेगा रेज टू 12 भी तो 1 ही होगा, तो ये 1 आ जाएगा 1 अपॉन 1। सी पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है, अगर उसको पॉजिटिव बनाना है तो सर्ड की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको एनआर या डीआर टू एनआर शिफ्ट करना पड़ता है। नाउ ये 3 ओमेगा प्लस 1 अपनी जिंदगी में ऐसे ही रहेंगे। ओमेगा रेज टू 12 को क्या मैं लिख सकता हूँ? ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14। ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये सारे 1 बन जाएंगे। बच गया इक्वेशन 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा प्लस 1। नाउ 3 कॉमन ले लो, बच गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दैट इज 0। नाउ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आ रहा है? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आ रहा है? सही सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, -1 आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू -1 प्लस 1। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? -3 प्लस 1। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? -2 है ना। देखते हैं, लेट b इक्वल टू 6। अपना रेशियो बताइए जरा क्या है? a is to b is to c is equal to 1 is to 6 is to -7। अगर ये 6 है ना तो ये 1 हो जाएगा और ये -7 हो जाएगा। हाँ, विथ a एंड c सेटिस्फाइंग e। अरे e ही तो चल रहा है, स्टेटमेंट e के अकॉर्डिंग तो सॉल्व कर रहे हैं। इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ये इसके रूट्स हैं, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द सम ऑफ रूट? सम ऑफ रूट्स होता है -b अपॉन a, दैट मींस -6 अपॉन 1, दैट मींस -6। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c अपॉन a इज 1 हियर एंड c इज -7। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। सी इसका मतलब क्या होता है? इसका एक टेक्निकल मीनिंग होता है जिसको समझ लेना अपने लिए जरूरी है। मैं इसका मीनिंग आपको बताता हूँ। सी समेशन ऑफ एन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ये उन्होंने दे रखा है ना, ठीक है। अब थोड़ा सा पहले इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई मैंने ऐसे किया कि समेशन ऑफ एन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ऑफ दिस थिंग रेज टू एन को सिंप्लीफाई किया, ये इधर भेजा, ये इधर भेजा, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, दैट मींस एलसीएम ले लिया। ऊपर आ गया अल्फा प्लस बीटा, नीचे आ गया अल्फा इंटू बीटा। व्हाट इज सम ऑफ रूट्स? सम ऑफ रूट्स क्या है अपना? जरा देख लीजिए ना, सम ऑफ रूट्स कितना आया है? -6। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है? -7। ऊपर क्या रखा हमने? सम ऑफ रूट्स रखा, ठीक है। सम ऑफ रूट्स कितना होता है? -6 और प्रोडक्ट ऑफ रूट -7, माइनस माइनस कट 6/7, ठीक है। दूसरा तरीका ऐसा भी था कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? c अपॉन a। दोनों का a कैंसिल आउट, -b/c। -b मतलब क्या? -b मतलब -6 और c मतलब क्या? c मतलब -7, माइनस माइनस कट। नाउ समेशन ऑफ इंफिनिटी n फ्रॉम 0 6/7 रेज टू n का एक मीनिंग होता है। मैं मीनिंग बताता हूं आपको।
कि n 0 से इंफिनिटी तक लो और सारे इंटीजर होने चाहिए। मतलब 6/7 वैसा का वैसा n0, 6/7 वैसा का वैसा n1, 6/7 वैसा का वैसा n2, सारे इंटीजर्स ही होने चाहिए। ऐसे चलते जाएगा टिल इंफिनिटी। नाउ यू नीड टू नोटिस वन थिंग, जीपी बन गया है। डू यू नो जीपी? जीपी चैप्टर में हमने पढ़ा है कि सम टू इंफिनिटी इज 1 अपॉन a माइनस आर। सॉरी, सम टू इंफिनिटी इज a अपॉन 1 माइनस आर। जस्ट अ मोमेंट, सम टू इंफिनिटी इज a अपॉन 1 माइनस आर। क्योंकि देखिए ये 6/7 है, रेज टू 0 मीन्स 1, फिर आएगा 6/7, ये फिर आ जाएगा 36/49। दैट मीन्स सारा इक्वेशन 6/7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? 6/7। तो r की वैल्यू 6/7 रख दी। a कितना है? a मीन्स t1, t1 मीन्स a, तो आ गया 1, वैल्यू पुट कर दी, 7 आंसर आ गया। 7 इज माई आंसर। ठीक है, तो बस क्वेश्चन हो गया, कुछ और दम नहीं था इसमें खास। आपने अगर क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ा है तो क्वाड्रेटिक आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 5th लेसन है इस क्रैश कोर्स का, यू जस्ट नीड टू वॉच दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन JEE 2011 का है। लेट M be the 3x3 matrix. This question is all about multiply. एक सेपरेट वीडियो है वो आप देख लेना, मल्टीप्लाई एंड सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। सॉल्विंग इक्वेशन और मल्टीप्लाई पे बेस्ड है। JEE 2011 का क्वेश्चन है, मस्ट क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए एटलीस्ट। उन्होंने कहा है कि m इंटू दिस इक्वल टू दिस, ये फर्स्ट है, m इंटू दिस इक्वल टू दिस, और थर्ड इक्वेशन है m इंटू दिस इक्वल टू दिस। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ m। सो लेट अस सपोज m जो है ना अपना वो क्या है, m जो है ना अपना कुछ ना कुछ अज्यूम करता है। तो एक काम करता है, a b c p q r x y z m ऐसा होगा। तो इसके डायगोनल एंट्रीज e n t r i e s, e n t r i e s, एंट्रीज मतलब ये वाली डायगोनल एंट्रीज यही होती है। ओनली डायगोनल एंट्रीज आर व्हाट, जो यहाँ पे वैल्यू रहती है ना वही डायगोनल एंट्रीज रहती है। सी बेसिकली उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है m इंटू, m क्या है, m हमने ले लिया है a b c p q r x y z which is going to into with 0 1 0 0 1 0 which is equal to what, minus 1 2 3। सी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी इंटू दिस, तो a इंटू 0 0 c इंटू 0 0 बचेगा b विच इज इक्वल टू -1। पी क्यू आर इंटू दिस करेंगे तो सिर्फ बचेगा q बचेगा 2। एक्स वाई जेड इंटू जेड करेंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू 3। तो बेसिकली अपने को q मिल चुका है, एक वैल्यू हिट हो गई है। अगली देखते हैं m इंटू 1 -1 0। m मतलब क्या, यही इक्वेशन which is going to with into with 1 minus 1 0 which is equal to what, which is equal to 1 1 minus 1 is equal to 1 1 minus 1। तो बेसिकली इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू 1 इज a, b इंटू -1 इज -b दैट इज इक्वल टू 1, पी क्यू आर इंटू दिस तो हो जाएगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1, एक्स वाई जेड इंटू दिस तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो b है वो -1 है, माइनस ऑफ -1 +1 मतलब a आ गया 0, a आ गया 0 मीन्स ये वैल्यू भी हिट हो गई। अब अपने को सिर्फ z चाहिए, ठीक है, तो इसमें तो z नहीं मिल रहा है बट एनीवेज बाकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। q अगर 2 है तो आ जाएगा p की वैल्यू 3, और y अगर 3 है तो -3 हो जाएगा +3, x की वैल्यू 2, ठीक है। थर्ड इक्वेशन सॉल्व करना ही पड़ेगा, 1 1 1, ठीक है। तो बेसिकली 1 1 1 से किसी को भी इंटू करेंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी p प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 0 12। देखिए समझदारी की बात है, a मिल चुका है, q मिल चुका है, अपन को चाहिए z चाहिए, तो यहाँ पे ख्याल दो ना, x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 3, ठीक है, z की वैल्यू कितनी है वही तो ढूंढेंगे, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, z की वैल्यू आ गई यहाँ पे 7, z आ गया 7 और अपने को चाहिए था a आ गया 0 और q आ गया 2। तो
ए क्यू जेड की टोटल अपने के आ गई 7, ए क्यू जेड की टोटल आ गई 7, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर है 7, ठीक है ना। ए क्यू जेड की वैल्यू ढूंढनी थी, ए क्यू जेड टोटल कर लो 0 + 2 + 7, आंसर कितना आ जाएगा, 0 + 2 + 7, आंसर कितना आ जाएगा 9, द फाइनल आंसर इज 9। तो कितना सिंपल था ये क्वेश्चन, जस्ट आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए और लीनियर इक्वेशन की सॉल्विंग आनी चाहिए। तो एक पैटर्न आपको ट्रैक हो गया है कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन जेई में आते हैं, तो आप इसी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करें, ज्यादा टफ क्वेश्चन के पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, जेईई 2014 का क्वेश्चन है, विच इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज एंड इनवर्स। If A is a 3x3 non-singular matrix such that A into A dash is equal to A dash into A, मतलब उनका कहना है कि A into A dash निकालो या A dash into A निकालो, बात तो एक ही है। आपको बता दूं A dash क्या होता है, A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A dash, ठीक है, एक ही बात होती है। और A का ट्रांसपोज कैसे मिलता है, किसी भी मैट्रिक्स के आप रो को कॉलम से रिप्लेस कर दो, लाइक फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो। उन्होंने कहा है B कुछ इस तरीके से दिखता है, A इनवर्स इंटू A dash, तो उन्होंने पूछा है बी डैश की वैल्यू क्या होगी। अपन को चाहिए बी डैश, बी की वैल्यू क्या है, ए इनवर्स ए डैश, बी की वैल्यू क्या है, ए इनवर्स ए डैश, और बी डैश की वैल्यू क्या है, एक मिनट, हाँ, ए इनवर्स ए डैश का डैश। नाउ ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी होती है, शॉर्टकट में पढ़ते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, अगर दो लोगों का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो सेकंड आ जाता है फर्स्ट और फर्स्ट आ जाता है सेकंड, ठीक है। ए बी इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए बी का इनवर्स लिया जाता है तो बी आ जाता है पहले, ए आ जाता है बाद में। ये प्रॉपर्टीज हमने 12th बोर्ड में भी देखी है। किसी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या आता है, ए आता है। किसी इनवर्स का इनवर्स लेते हैं तो क्या आता है, ए आता है। ये सारी प्रॉपर्टीज आप ख्याल में रख लें, क्योंकि इसी पे जेईई एडवांस में भी 2015 में क्वेश्चन आया है, 2016 में क्वेश्चन आया है, 2017 में क्वेश्चन आया है। सो यू टू नो दिस प्रॉपर्टी, इसके दम पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये ए इनवर्स अपनी जिंदगी में ऐसे ही पड़ा रहेगा, ए डैश भी अपनी जिंदगी में इसी तरीके से पड़ा रहेगा। बचा क्या, ए इनवर्स का डैश, तो ये कहां चले जाएगा, ये यहां चले जाएगा, ए इनवर्स का डैश, ए डैश का डैश यहां आ जाएगा, ए डैश का डैश, ए डैश डैश कैंसल आउट हो जाएगा, सही है ना, ए डैश डैश कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा ए। आगे कुछ सिमिलैरिटी मिल रही है आपको क्वेश्चन में, कुछ पैटर्न ट्रैक हो रहा है। देखिए ए डैश ए को क्या लिख सकते हैं हम, उन्होंने बताया है ना, ए डैश ए कैन बी रिटन एज ए डैश, उसको हम लिख सकते हैं ए डैश। वो क्यों लिखा अभी आपको 2 सेकंड में पता चल जाएगा। यहाँ पे ए इनवर्स ए मिला है। एक और प्रॉपर्टी है मैट्रिसेस की कि ए इनवर्स इंटू ए जो है ना वो आई होता है, ये हम इनवर्स लेते समय सीख चुके हैं, और ए इंटू ए इनवर्स है ना वो भी आई होता है, और आई की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आई आ जाएगा, ठीक है। और देखिए, और हमने ये चीज नोटिस की, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ए डैश है, यहाँ पे भी ए डैश है ना, ये दोनों इंटू ही कर रहे हैं ना, इनवर्स और डैश इंटू कर रहे हैं। तो पहले क्या काम करो आप, ए डैश को अंदर ले लो, इनवर्स को बाहर ले लो। अब ये चीज नोटिस करो, समथिंग और उसका इनवर्स, मैं जैसे कि बता चुका हूं, एक मैट्रिक्स है, उसी का इनवर्स उसके बाजू में हो तो आंसर आ जाता है। तो ये एक ए डैश मैट्रिक्स है और उस ए डैश मैट्रिक्स का इनवर्स बाजू में है तो आंसर क्या आ जाता है, आई। आई मीन्स 1, 1 इंटू 1 इज 1, तो आंसर आ जाएगा 1 और आई। ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर इज आई, या फिर 1 भी बोल सकते हो, आंसर इज 1। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ये क्वेश्चन सॉल्व करते ही आपका कॉन्फिडेंस हवा में बूस्ट हो गया होगा, क्योंकि आपने देखा कि बोर्ड्स की जो सीबीएसई की जो प्रॉपर्टीज है या स्टेट बोर्ड में आपने जो मैट्रिसेस में प्रॉपर्टी पढ़ी है, उन्हीं का यूज करके हमने क्वेश्चन को विद इन 30 सेकेंड सॉल्व करके फेंक दिया। कुछ ज्यादा दम नहीं था। ऑल यू नीड टू नो इज कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let M and N be 2 3x3 non-singular skew symmetric matrices such that Mn is equal to Nm, ठीक है। P transpose denote transpose of P, ये तो हम जानते हैं। Then find the value of this thing, इसकी वैल्यू निकालनी है। Similarly प्रॉपर्टी यूज करेंगे और सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू पॉज द वीडियो एंड सॉल्व बाय योरसेल्फ, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। ये जेईई मेंस 2011 में क्वेश्चन आया है,
जेई 2011 का क्वेश्चन है। जस्ट ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। तो देखिए, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे इनवर्स भी दिख रहा है, ट्रांसपोज भी दिखता है। लेट्स टेक अ रिवीजन। देखिए, p प्लस क्यू का ट्रांसपोज अगर आपको लेना हो तो उसमें क्या होता है कि पहले p का ट्रांसपोज फिर q का ट्रांसपोज वेन एवर देर इज अ प्लस और माइनस। अच्छा, a इंटू ए इनवर्स क्या होता है? i होता है। a इनवर्स a क्या होता है? i होता है। ए बी का अगर इनवर्स लेना हो तो क्या होता है? ए बी का ब्रैकेट इनवर्स हो तो b पहले आ जाता है और a बाद में आ जाता है। पी क्यू का ट्रांसपोज लेना हो तो क्या होता है? q पहले आ जाता है, p बाद में आ जाता है। ये तो हमने 12th बोर्ड में भी पढ़ा है। इफ m इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यूं होता है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो उसी मैट्रिक्स की नेगेटिव वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ऑफ मैट्रिक्स होता है, ये प्रॉपर्टी है। प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, अगर इसी मैट्रिक्स का इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो बराबर आता है। मैं चाहता है तो इस सारी प्रॉपर्टीज की शीट आपको देख सकता था। जस्ट राइट इट, ओके। लिखोगे तो एग्जाम में आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा। शीट बना के अपने को कोई फैशनेबल काम नहीं करना है। समझ में आ रही क्या आपको बात? इन सबको आप एक बार लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है ना। शीट बना के दे दूं आपको, फॉर्मेट में प्रोवाइड करूं, कोई आपको नटी मटेरियल जमा थोड़ी करना है, आपको तो याद रखना है ना। तो ये जो मेन प्रॉपर्टी है आप लिखते भी जाइए। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। एम स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एम डॉट एम। एन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एन डॉट एन। इनका इन्वर्स है, मतलब क्या हो जाएगा? n का इन्वर्स निकलेगा, फिर m ट्रांसपोज का इन्वर्स निकलेगा। यहाँ पे हमने देखा पहले n इन्वर्स का ट्रांसपोज निकलेगा, फिर m का ट्रांसपोज निकलेगा। सी, n इंटू एन इन्वर्स i होता है, i 1 होता है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। बच गया m, बच गया n, आ गया यहाँ पे n। नाउ यहाँ पे बच गया है m का ट्रांसपोज, ठीक है। और यहाँ पे आ गया है n का ट्रांसपोज देन इनवर्स और m का ट्रांसपोज। सी, बेसिकली हमने एक बात पढ़ी है कि m इंटू एन और m इंटू एन भी सेम ही है। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है mn और nm सेम ही है ना। तो बेसिकली मैं सबसे पहले क्या कर देता हूं, ये वाला जो m ट्रांसपोज है इसको पहले मैं माइनस m लिख देता हूं। तो मैंने m ट्रांसपोज को माइनस m लिख दिया। क्यों? देख लो इधर, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये -1 n ट्रांसपोज हो गया -n, उसकी पावर माइनस है, m ट्रांसपोज -n। मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस और एक माइनस बाहर बचेगा। आगे आप देखिए क्या किया मैंने, m इधर ही रहने दिया, ये वाला इन m और n की प्लेस चेंज कर दी। क्यों? क्योंकि mn इज इक्वल टू nm, ठीक है। ये वाला माइनस बाहर चले गया, ये इनवर्स बच गया। ये वाला माइनस तो हमने कैंसिल आउट किया था ना, यहाँ पे क्या बच गया? n का इनवर्स और m। सिमिलरली हमने नोटिस किया m इंटू एम इनवर्स क्या होता है? वो तो i होता है, ठीक है। बच गया n का इनवर्स और फिर बच गया m। n इंटू एन इनवर्स क्या होता है? वो तो i होता है, i मतलब 1 होता है। तो फाइनल आंसर आ गया -m का स्क्वायर। तो बस क्वेश्चन खत्म। जेई 2011 का क्वेश्चन था, -m स्क्वायर। विद इन 30 सेकेंड सॉल्व किया हमने। बस ये प्रॉपर्टी आप एक बार लिख लो, इस टाइप के क्वेश्चन आया तो आपके लिए एग्जाम में चांदी ही चांदी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पर उसके पहले ये सारी प्रॉपर्टीज आप लिख लें। इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू यू एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एज वेल, ठीक है। आई होप मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट से जुड़े हुए सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। सब्सक्राइब टू स्नैप सॉल्व यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट। बच्चों, आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपके डाउट्स के लिए यू कैन डाउनलोड स्नैप सॉल्व ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर एज वेल एज आईफोन स्टोर।
तो बच्चों डाउनलोड कर लीजिए स्नैप्सॉल ऐप, जहाँ पे आप अपने डाउट्स को कवर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ऑल द बेस्ट।